स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 मार्च को धामी कैबिनेट की होगी बैठक। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय में बैठक का जो है आयोजन किया जाएगा और धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 4 मार्च को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। और वहीं देहरादून से जानकारी सामने आ रही, वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजभवन में लगाई गई फूलों की प्रदर्शनी। तो राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक वसंतोत्सव का जो है कार्यक्रम चलेगा और वहीं जो है समारोह के आयोजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे। तो वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हो रहा है और देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही शिरकत करने पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हो गया है, क्या ताजा जानकारी है? में और आप देख सकते हैं कि वसंत उत्सव जो वसंत के महीने में यहाँ पर लगता है 1 मार्च से 3 मार्च तक, इसमें जो तमाम तरह के जो पौधों के विक्रेता होते हैं, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ये जो कार्यक्रम है और आयोजन किया जाता है और इसे एक महोत्सव के तौर पर माना जाता है। जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो फूल्स फ्लावर्स हैं, उनकी जो बिक्री हो और साथ साथ उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और उसी के तहत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, जिसके बाद जो लोकल्स जो कहा जा सकता है उत्पाद हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं और साथ साथ यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वो वॉलंटियर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को और उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनको मुख्य धारा जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना, साथ साथ जो हमारे मुख्य उत्पाद हैं उनके बारे में बताना। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सतपाल महाराज पहुँचे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ गुरमीत सिंह यहाँ पर हैं। तो तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है फ्लावर्स। टूलिप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, जो विदेशों में देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो कहा जा सकता है कि जो पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो खूबसूरत जो पूरे इस महोत्सव को बनाते हैं। तो ऐसे में महोत्सव 3 दिन तक चलने वाला है। ऐसे में जो पूरे देश भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, फूलों का आनंद लेते हैं, साथ साथ राजभवन उन्हें घूमने का मौका मिलता है। ऐसे में जो आम जनमानस है वो भी राजभवन आ सकता है और आप देख सकते हैं कि भीड़ अच्छी है, लोग यहाँ पर उत्साहित होकर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देहरादून वासियों और साथ साथ उत्तराखंड वासियों के लिए एक महोत्सव है वसंत का, जब जो फ्लावर्स होते हैं वो अत्यधिक इसमें देखने को मिलते हैं। तो एक इसे व्यवसाय से जोड़ने के लिए जो राज्यपाल की पहल है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं और साथ साथ यहाँ के उत्पाद हैं, फ्लावर्स हैं, वो अत्यधिक बढ़ावा मिले, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सके। तो यही इसका मुख्य मकसद है और साथ साथ 1 मार्च से 3 मार्च तक ये चलने वाला है, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ साथ जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो राजभवन घूम सकेंगे। जी, सीएम धामी जो है वहां पहुंचे और राज्यपाल जो है खुद ही वहां मौजूद है। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं?
देखिए, सीएम धामी की मैं बात करूँ, सीएम धामी अभी फ़िलहाल दिल्ली में है। राजनीतिक व्यस्त होने के कारण वो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल अभी पहुँचे नहीं हैं। ये माना जा रहा है दिन के बाद वो पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं पहुँचे। सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ-साथ माना जा सकता है जो पूरी कैबिनेट है, कई विधायक हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, कई उद्योगपति यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे महोत्सव बनाया गया है राजभवन में। इसका मुख्य पूरे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, 50 से अधिक ये स्टॉल्स हैं। लोग यहाँ पर अपने जो छोटी इंटरप्राइजेज़ वो चला रहे हैं या फिर छोटी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। और साथ साथ जो उत्तराखंड में उगने वाले फ्लावर्स हैं या फिर यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो देश भर के लिए आकर्षण का केंद्र ये रहता है। कई नेता यहाँ पर जुड़ते हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करना था, लेकिन राजनीतिक व्यस्त रहने के कारण वो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है। माना जा रहा है कि शाम तक वो लौटेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ का माहौल है कहीं ना कहीं फूलों की खुशबू से महक रहा है। और साथ साथ जो बच्चे हैं और कॉम्पिटिशंस भी यहाँ पर होते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आए हैं। साथ साथ लोग ये वसंतोत्सव का जो कार्यक्रम है, समारोह है, 1 से 3 मार्च तक चलेगा। इस दौरान जो है लोगों के लिए क्या खास होगा, लोगों को क्या संदेश इसके जरिए दिया जा रहा है? देखिए, ये साफ तौर पर ये जो छोटी मार्केट्स हैं या फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पुष्प है उसे व्यवसाय से जोड़ने के लिए, डायरेक्टली उसे मुख्य धारा पे लाने के लिए, और उत्तराखंड की जो शहद बनते हैं या फिर कहा जाए जो कपड़े बनते हैं या उत्पाद होते हैं लोकल, उन्हें मार्केट तक पहुँचाया जाए। और इसी के तहत इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो फ्लावर्स ही रहेंगे, क्योंकि हर स्टॉल में आपको एक तरह तरह के फ्लावर्स दिखेंगे। सजावट का यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि लोगों को इससे आकर्षित किया जा सके और आने वाले समय में वो भी फ्लावर्स का जो व्यवसाय है वो बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, साथ साथ जो उत्पाद हैं उनके क्षेत्रों में लोग बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव बनाया जाता है हर साल। और राज्यपाल की पहल से कहीं ना कहीं जो छोटे व्यवसाय हैं उन्हें अब बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक हमारे जो मूल रूप से चलते हुए आ रहे हैं जितने भी उत्पाद हैं, चाहे उसमें शहद हो या उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र हों, तो आपको यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स नज़र आएंगे। टूलिप्स इस बार यहाँ का पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा के इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री का बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन भी नहीं हुआ। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही के चौथे दिन ही पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ और सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया। और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव। और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वैल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। जो देहरादून में राज्य स्थापना के दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के दौरे में दिन दहाड़े खुलेआम सरेआम रिलायंस ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है, 20 करोड़ की डकैती।
हमने इस मामले को भी कल विस्तार से हमने सदन के सामने रखा और आज तक वो घोटाले का चोरी डकैती का पर्दाफाश नहीं हुआ है। वो अधिकारी खुलेआम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज की घटना झकझोरने वाली है। लगातार महिलाओं के साथ अपहरण बलात्कार हो रहे हैं और सरकार ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। विनियोग विधेयक कुल 6 आए। माननीय राज्यपाल जी का संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त 2 विधेयक हमारे पास आए। एक विधेयक एक वापस लिया गया। 11 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। 6 याचिकाएं स्वीकृत हुई। नियम 300 की प्राप्त सूचनाएं 61, स्वीकृत 14, ध्यानाकर्षण के लिए 22, नियम 52 की प्राप्त सूचनाएं 39, स्वीकृत 4, ध्यानाकर्षण के लिए 15, नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 18, स्वीकृत 13, नियम 310 की प्राप्त सूचनाएं 1, परिवर्तित 1, नियम 58 में। ये 26 फरवरी को जो हुआ उसका मैंने आपको इसके बारे में बताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अनिश्चितकाल के लिए जो है विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्या जानकारी है? हंगामे की उम्मीद लगातार की जा रही थी। हंगामा कल देर शाम देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा वहां पर उठाया गया। जो नाबालिग लड़की की जो संदिग्ध स्थितियों में जो यहाँ पर मौत हुई थी एमएलए हॉस्टल के समीप, उसको लेकर विपक्षी सदस्यों की तरफ से सदन के भीतर चर्चा कराने की मांग की गई थी। कहा गया था कि पूरे उत्तराखंड में इस समय कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है और ऐसे में इस ज्वलंत मुद्दे पर जो सभी सदन का जो कार्य है उसको रोक कर चर्चा यहाँ पर करानी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उसे स्वीकार नहीं किया गया और संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य थे वो असंतुष्ट यहाँ पर नजर आए और जैसे ही उनके तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया उसी दौरान सदन के भीतर विनियोग विधेयक को यानी जो बजट था उस बजट को पास कराने का काम यहाँ पर किया गया। 28 घंटे 25 मिनट के जो पूरी कार्रवाई 4 दिन के दौरान चली है सदन के भीतर, उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष का जो आरोप है वो सत्ता पक्ष पर सदन न चलाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जल्दबाजी में इस विनियोग विधेयक को भी पास कराने का काम यहाँ पर किया गया, जबकि अमूमन होना ये चाहिए था जो बिजनेस जो तैयार हुआ था उस बिजनेस में सत्ता पक्ष के इस चर्चा की मांग में विपक्ष के सदस्यों को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए था। उनकी तरफ से बजट पर कटौती का प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता, उस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष को यहाँ पर जवाब देना था। मुख्यमंत्री को ही ये कह सकते हैं कि बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर देना था, बताना था कि किस प्रकार से सरकार अपना काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पाई और ये कह सकते हैं कि आनंद फानंद में सरकार ने सदन के भीतर बजट को पास कराने का काम यहाँ पर किया और इस पूरे मामले पर अब ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। जो मुद्दे जनहित के मुद्दे थे जिन्हें विपक्ष की तरफ से उठाया जाना चाहिए था उसको सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि अब सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष का नकारात्मक रवैया इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बजट को लेकर जो सियासत है वो सियासत गरमाने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी अब है मुख्यमंत्री का बजट और राज्यपाल का अभिभाषण पर संबोधन भी नहीं हो पाया इस दौरान, तो क्या लगता है अब विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके चलते जो स्थगित हो गई, क्या लगता है अब कब जो है कार्रवाई की जाएगी, जारी रखी जाएगी? भी ये कह सकते हैं कि कल 4 दिन के बाद उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र था और निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आगामी जो बजट सत्र होगा, आगामी जो सेशन होंगे वो किस रूप में आगे होंगे उसके लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है और ये समझा जा सकता है कि अब मानसून सीजन के दौरान ही सरकार की तरफ से एक और सत्र यहाँ पर बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी की जो सियासत है वो ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि विपक्षी सदस्य सरकार की इस कार्रवाई से असंतुष्ट यहाँ पर नजर आए। उनकी तरफ से सदन के भीतर बहुत सारे मुद्दे उठाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। उनके पास मुद्दों की कमी नहीं थी विपक्षी सदस्यों के पास, लेकिन जिस प्रकार से
सत्ता पक्ष का रुख यहाँ पर देखने को मिला। सत्ता पक्ष जिस प्रकार से अपने मनमाने तरीके से सदन को चलाने की बात यहाँ पर कर रहे थे, तो उसमें विपक्षी सदस्य असंतुष्ट रह जाते, और यही वजह रही कि कल जब देर शाम उनकी तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया, तो उसी वॉकआउट के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से सदन के भीतर विनियोग विधेयक को भी पास कराने का काम यहाँ पर किया गया। जो दूसरे विधेयक थे उन्हें भी पास यहाँ पर करा दिया गया, और जो विभागवार जो बजट पर जो चर्चा होनी थी उस चर्चा को भी सीमित कर सीधे तौर पर बजट को पास करा दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार ने जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई है, जबकि 1 मार्च तक का बिजनेस तैयार हो चुका था। यानी जो 27 मार्च को जो कार्य मंत्रणा की जो समिति बैठी थी, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 1 मार्च तक का बिजनेस तैयार हो चुका था। तो ऐसे में जब बिजनेस सरकार के पास मौजूद था, तो फिर सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि विपक्षी सदस्यों को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए था। सदन को चलाने की जो रीत थी या सदन को आगे बढ़ाने की जो मांग विपक्ष कर रहा था, उस मांग को स्वीकार करना चाहिए था। अमूमन होना यह चाहिए था कि जब भी बजट सत्र होता है तो बजट सत्र की कार्रवाई कम से कम 10 से 15 दिन यहाँ पर चलनी चाहिए थी, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। बजट सत्र की जो कार्रवाई होती है वो 4 से 5 दिन के भीतर सिमटती हुई नजर आती है, और जो दूसरे सत्र होते हैं, चाहे मानसून का सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, वो सिर्फ 1 से 2 दिन की ही ये कह सकता है कि समय पूर्ति करते हुए नजर यहाँ पर आता है। ये बड़ी विडंबना उत्तराखंड राज्य के लिए कही जा सकती है, और यही वजह कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष से बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून में चल रहा बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है और विपक्ष की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट पूरा हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ चुका है। विनियोग विधेयक भी पास हो चुका है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया था वह नकारात्मक था। विपक्ष नहीं चाहता था कि सदन की कार्यवाही चले। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे थे, विपक्ष उन्हें भी नहीं सुनना चाहता था। इस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला, और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई, और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।